नमस्कार, यूर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। बाजार ने हफ्ते की है शानदार शुरुआत और निफ्टी सेंचुरी लगाकर 19,925 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 20,000 के आंकड़े से अब कुछ ही दूर रह गया है बाजार और 19,300 के स्तर से लगातार तेजी। करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि 600 अंकों की एक तरफा रैली हमने निफ्टी में देखी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज थोड़ा सा कम सपोर्ट है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन फिर भी 200 अंक ऊपर निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 45,373 का स्तर आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। और आज अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो तेजी का रुझान दिख रहा है। बुल्स हम देख रहे हैं कि 1394 शेयर इस वक्त NSE पर हरे निशान में है, उसके मुकाबले 764 शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। तो तेजी चौतरफा हो रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, रेलवे, G20 से जिस तरह से उत्साहजनक संकेत आए हैं और मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर बनाने की बातचीत चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि शिपिंग वाले शेयर चल रहे हैं, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर यानी कि इरकॉन, राइट्स, ये शेयर आज अपना दम दिखाते हुए हमें बाजार में दिख रहे हैं। लेकिन आज टॉप गेनर है अडानी पोर्ट्स का शेयर। जिस तरह से प्रोमोटर ग्रुप ने करीब करीब 2% के आसपास का स्टेक बढ़ाया है कंपनी में, तो कहीं ना कहीं निवेशकों का भी उत्साह बढ़ा है और फ्रेश बाइंग हम शेयर में देख रहे हैं। 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस में भी हमने देखे शुरुआती तेजी, थोड़ा सा वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रहा है। आज 45-46 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और सिर्फ निफ्टी पर इंडसइंड बैंक है जहां पर आधे % के आसपास की कमजोरी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 0.25% से ज्यादा की नरमी आपको बाजार में आज देखने को मिलेगी। फार्मा शेयर में ठीक ठाक एक्शन है, रेलवे के शेयर एक्शन में है और शिपिंग शेयर आज बढ़िया तेजी के संकेत दे रहे हैं। BHEL 2.5% के आसपास की नरमी है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग है, कहीं से बिकवाली का संकेत नहीं है। 140 रुपए के ऊपर शेयर बहुत ही मजबूती से निकला था, थोड़ी थोड़ी अब देख रहे हैं कि वहां पर नरमी आ रही है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति इस वक्त क्या होनी चाहिए। 20,000 के करीब है निफ्टी, क्या 20,000 पार करेगा? पार करने के बाद क्या रफ्तार और बढ़ेगी? इस पर एक राय लेते हैं। हमारे 2 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, गौरांग शाह और अमोल भी हमारे साथ हैं। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए 20,000 का आंकड़ा तो कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक आंकड़ा होता है, उसको हम पार कर भी लेंगे। सवाल यह है कि क्या बाजार में तेजी को लेकर आपका कन्विक्शन उतना ही बरकरार है? क्योंकि मिड कैप में जोश है, स्मॉल कैप में जोश है, कहीं ना कहीं अब इस बात की चर्चा होने लगी कि वैल्यूएशंस मिड कैप में थोड़े से हायर साइड पर जा रहे हैं। आपका सेंस क्या कहता है कि बाजार में इस वक्त अगर कोई एंट्री करना चाह रहे हो तो स्वीट स्पॉट कहां पर है? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से हम 3 बारी जुड़े थे, आपसे बात करी थी, प्रशांत से भी बात करी थी हमने, आपके बाकी अन्य सहयोगी से भी बात करी थी। और अगस्त के पूरे महीने में हम कई बार चर्चा कर रहे थे बाजार को लेकर के, और हमने हमारा जो नजरिया है बाजार को लेकर के उस पर एक बात ये बताई थी कि 19,600 का स्तर जिस दिन भी निफ्टी स्पॉट पार कर जाएगा और बंद देता है 19,600 के ऊपर, तो 19,990 का मेरे ख्याल से जो 91-90 के आसपास का जो स्तर बना था, उसको पार करने में और उसके तरफ जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और शायद एक सर्वोच्चम स्तर भी बन सकता है। और ये कारण इसलिए अभिषेक के पूरा जुलाई के महीने में हमने देखा करीबन 1,000 पॉइंट की रैली देखी निफ्टी में। फिर अगस्त का महीना आया जहां पर हमने पूरे महीने में 19,200, 19,300 नीचे के तरफ, 19,500, 19,600 ऊपर के तरफ, पूरा महीना हमने एक मजबूत बुनियाद बनाने में बिता दिया। और आज का जो हम अभी का स्तर देख रहे हैं वो उसी की वजह से, क्योंकि एक अच्छा बेस बना है, पूरे महीने भर का हमने एक मजबूत बेस बना लिया है। हो सकता है यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है बाजार, लेकिन पिछले 6-7 दिनों से लगातार हम ऊपर जा रहे हैं, तो एक आध दिन शायद थोड़ा बहुत सुस्त हो बाजार, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आए, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपने प्रश्न पूछा था छोटे मझौले सूचकांक को लेकर के, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है निवेशकों को, जहां तक छोटी सूचकांक या फिर छोटे शेयर्स का बात है, क्योंकि वहां पर दाम पहले ऊपर चले जाते हैं और आमदनी जो है वो फिर आती है ऊपर की तरफ। तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन महंगा लग रहा है स्मॉल कैप। मिड कैप में क्षेत्र के आधार पर आप निवेशित रह सकते हैं। आपने पूछा था प्रश्न कौन सा क्षेत्र में अच्छा लगता है, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस,
पिछले साल भर से अच्छा कर रहा है, आगे जाकर भी अच्छा करेगा। पिछले हफ्ते में पावर और रेलवे स्टॉक्स में देखी थी तेजी, आज भी कुछ ऊपर की तरफ के दायरे देख रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। वित्तीय क्षेत्र हमें लग रहा है, बैंकिंग सेक्टर और मजबूत एनबीएफसी अच्छा लग रहा है। और अगर मुझे थोड़ा बहुत अलग हट करके सीमेंट सेक्टर, अभिषेक, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से दाम बढ़े हैं सीमेंट के बोरियों के, और अब जिस तरीके से धीरे धीरे बारिश का मौसम बीत जाएगा, निर्माण कार्य की जो गति है जमीनी स्तर पर वो तीव्र हो जाएगी और खपत मेरे ख्याल से काफी ऊपर जा सकती है। सरकार भी खर्चा कर रही है ढांचा सुधारने के लिए, राज्य सरकार भी सुधार कर रही है राज्य स्तर पर ढांचा सुधारने की। तो ये कुछ क्षेत्र होंगे जो मैं लग रहा है कि ये जो मजबूत बाजार हम देख रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से जो सहयोग होगा इन सब क्षेत्र का काफी अच्छा दिखेगा। वाकई तो ये है गौरांग सर की राय, और इन जो क्षेत्र हैं उन पर आपको खास निगाह रखनी है जिनके बारे में उन्होंने राय दी। चलिए अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। विकास है हमारे साथ भोपाल से इस वक्त जुड़े हुए। विकास, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास राजेश एक्सपोर्ट है, मैंने 2014 से होल्ड किया हुआ हूँ और मेरे पास 16,126 शेयर है 250 रुपए के हिसाब से, 250 रुपए के हिसाब से। हाँ जी सर, ये पूछना था, ये शेयर 1,000 रुपए तक जाता है, सस्टेन नहीं करता, फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर 800 जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो इसका एक्चुअल में क्या है? क्योंकि ये अभी ईवी बैटरीज वगैरह में भी आ रहे हैं, तो इसका आगे फ्यूचर क्या है? रखूं होल्ड? ठीक है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जिस लेवल पे एंट्री की और आपने न सिर्फ अच्छे लेवल पे एंट्री की बल्कि क्वांटिटी भी आपने अच्छी खासी खरीदी। फ्लक्चुएशंस जो हो रहा है वो आप एक अहम लेवल पे जाके फिर से स्टॉक का नीचे आना, ये आपको चिंता में डाल रहा है। तो जरा इस पे एक राय ले लेते हैं। अमोल, आपसे ही राय लेंगे। बताएं क्या करना चाहिए राजेश एक्सपोर्ट्स में? 250 के स्तर पे इन्होंने अच्छी खासी 16,000 से ज्यादा की क्वांटिटी में यह स्टॉक परचेज किया है। आई थिंक मुझे लगता है उन्होंने जो बाइंग किया होगा वो थोड़ा सा 1 साल या 2 साल पहले वाला होगा। बट अगर मैं करंटली अगर चार्ट देखता हूँ तो स्टॉक में कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जो भी रैली आ रही है स्टॉक में, इवेंचुअली वो सेलिंग प्रेशर में ही कन्वर्ट हो रही है। तो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, और दो इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे है। बट जिस एक बड़ा करेक्शन खत्म करके स्टॉक काफी दिनों के बाद अभी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो एक बाउंस बैक आना चाहिए और इमीडिएट 503 का सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक 500 और 503 के ऊपर रहता है तो चांसेस है कि 540 और 550 जो उसका प्रीवियस स्टॉप है वहां तक एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। बट थोड़ा मीडियम टर्म टेक्सचर अभी भी वीक साइड पे ही है। राजेश एक्सपोर्ट पर ये व्यू अमोल का। आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे। अब चलेंगे हैदराबाद, वहां से नागराज हमारे साथ हैं। नागराज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर नमस्ते, मैं एलआईसी के बारे में, शेयर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। एलआईसी पब्लिक इश्यू आया था पॉलिसी होल्डर्स का और शेयर होल्डर्स को। पब्लिक इश्यू इतना बोल के 900 रुपीज और डिस्काउंट देके पॉलिसी होल्डर्स को इन्वॉल्व करके पूरे इंडिया में दिए सब। मेरे बहुत का सारे क्लाइंट्स और मैं एजेंट हूँ, फिर भी बहुत मेरा बास ऊपर एलआईसी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल के विश्वास रख के वो इतना 900 800 वो कैसा रेट फिक्स करे, कौन फिक्स करे? कई बोलते 1 साल से एलआईसी तो 5,500 करोड़ उसका एसेट्स है, फिर भी प्रॉफिट पे चल रहा वो एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन। इवन दो मार्केट देखो आजकल कितना बढ़ रहा, बढ़ने के बाद नहीं आपको देखिए, हाँ आपके जितने भी सवाल हैं नागराज ने बिल्कुल जेन्युइन है, और इसमें कहीं से भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये पॉइंट आपका ठीक नहीं है या फिर आप ऐसा मत सोचिए। जेन्युइन क्वेश्चन आपके हों, और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको कि ये शेयर अलॉट हुए थे या फिर कर्मचारी कोटे में जिन्होंने आवेदन किए थे, आवेदन में उनको शेयर मिले, उनके ये प्रश्न हैं। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी के संकेत जरूर दिए एलआईसी ने। अब 680 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 904 रुपये रिटेल वाला भाव था, 890 रुपये के आसपास शायद एम्प्लॉयज़ को अलॉट हुआ था। ये कुछ प्राइसेस थे। गौरांग सर, एलआईसी को लेकर देखिए जो प्रश्न है ना वो बहुत ही जेन्युइन है, सही है, क्योंकि बाजार तो चल रहा है। हालांकि एलआईसी का शेयर भी हमने नीचे जाकर थोड़ा सा रिबाउंड होते हुए देखा है, लेकिन जब तक अपना भाव नहीं आता ना तब तक क्या ही कहें अब शेयर के बारे में। आपको क्या लगता है कि समय दें एलआईसी को
904 वाला जो भाव था रिटेल वाला, वहां तक शेयर जाएगा? अगर हां तो समय अवधि क्या होगी इसके लिए? पहले तो मेरे ख्याल से इनका प्रश्न ये भी था, ये खुद LIC के एजेंट बता रहे अपने आप को, अभिषेक। और एक हाँ। बहुत ही बड़ी संस्था है ये, जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी, एक इतिहास है इस कंपनी का, और काफी अच्छा मार्केट शेयर भी है। किसने एडवाइस किया था, ये प्रश्न पूछ रहे थे। तो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं नागराज जी, जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, जो राय देते हैं कंपनियों को। मैनेजर्स होते हैं, वो राय देते हैं कि मूल्यांकन क्या होना चाहिए, वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, और उसी आधार पर फिर वैल्यूएशन रखती है। सरकार की तरफ से कंपनी है, IPO में हमारी लंबी अवधि के लिए निवेश की राय थी। उसके पश्चात अभिषेक हमने बुनियादी तर्क के आधार पर एक रिसर्च रिकमेंडेशन भी निकाला हुआ है। और पूरा सिर्फ LIC नहीं है अभिषेक, अगर आप देखें तो SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और LIC, ये जो 4 या 5 कंपनियां जीवन बीमा से जुड़ी हुई है, इनका अगर आप रुझान देखें तो बहुत ही सीमित दायरे में रहा है। और उसका कारण यह है क्योंकि आमदनी जब तक आपको बेहतर आंकड़े नहीं दिखाती है, तब तक शेयर के दाम जहां है वहां पर रहेंगे। लेकिन इन 4 या 5 कंपनी का जो मैंने नाम लिया अभिषेक, हमारी बुनियादी दर के आधार पर सभी के कवरेज है। और हमारी ये राय है कि अगर आप इस क्षेत्र में जुड़ी हुई कंपनी में निवेश करते हैं तो आपका जो निवेश का नजरिया है वो कम से कम 1.5 से 2 साल का होना चाहिए। क्योंकि अब लोगों में बुद्धिमत्ता जागी है अभिषेक, महामारी के बाद, कि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं लेते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवारजन उस LIC से मिली हुई रकम पर कुछ अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। और न तो सिर्फ सम एश्योर्ड ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन प्रीमियम भी ज्यादा दे रहे हैं। और इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड जो एक मुहिम चली है सब जीवा बीमा जैसी कंपनियों की, वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके जो इंक्लूजन है वो होगा। तो आप निवेशित रहे नागराज जी, और अगर आपके पास या आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पे या फिर गिरावट पर और जोड़ सकते हैं, ताकि आपकी शेयर की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और आपका निवेश का जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन कम से कम 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें। ठीक है, तो LIC पर विशेष रणनीति आपको मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। रूप जी हैं महाराष्ट्र से। रूप जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार सर जी, पूछें अपना सवाल। हाँ सर को मैं इंडिया बुल से 450 रुपए 50 पैसे से लिए हुए, क्या करना सर? ठीक है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 70 रुपए के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है, 400 स्टॉक्स की खरीदारी की है, फिलहाल मुनाफे में है। चलिए अमोल, क्या करना चाहिए IB रियल एस्टेट में? जी, आई थिंक ये काफी दिनों के बाद स्टॉक ऊपर आया है, और ये क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 35% तक का रैली हुआ है। तो टेक्सचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है शॉर्ट टर्म में, अगर मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ तो। बट एक रैली कर चुका है तो स्टॉक एक टेम्पररी कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म है या ट्रेंड को फॉलो करना चाहते तो 77 का एक सपोर्ट लेवल दिख के आता है। एज लॉन्ग एज स्टॉक 77 के ऊपर रहता है, आई थिंक उसका अप ट्रेंड जो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। और टेक्निकली मुझे लगता है कि 87 और 90 तक भी जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। ठीक है, तो यहां पर बेहतर संकेत इंडिया बुल रियल एस्टेट से मिलते हुए। से दीपक का सवाल है और इनके पास है विप्रो के 50 शेयर 398 रुपए के भाव पर हैं। एंट्री पॉइंट तो ठीक ठाक है, लेकिन गौरांग सर हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स में ना अब बड़ी बड़ी डील्स की खबरें फिर से आ रही हैं। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि वहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं थोड़े उत्साहजनक आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब IT कंपनियों की जो चिंताएं थी मार्जिन को लेकर और US में महंगाई को लेकर, वो पीछे छूटेंगी और फिर से एक बड़ी तेजी की शुरुआत होगी? विप्रो होल्ड करें? अभिषेक, डिस्क्लोजर विप्रो पर हमारी खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा बहुत समय सुधर सकता है IT क्षेत्र का। हालांकि काफी लोग यहाँ पर नकारात्मक थे, दूर रहने की राय दे रहे थे, लेकिन तब भी हम निवेश की राय दे रहे थे क्योंकि हमें विश्वास और भरोसा था कि धीरे धीरे करके जो परिस्थिति है उसमें सुधार होगा। और अच्छी बात यह है कि पहले तिमाही के नतीजे जो हमने देखे इस साल के, उसके तुरंत बाद बड़ी बड़ी डील्स के घोषणाएं होने लगी, मात्र एक नहीं 4-5 कंपनियों की तरफ से। अब ये जो गति है ये सुधरती जाएगी, और हमारे देश में भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
डिस्क्रिशनरी स्पेंड, बजट कट्स को लेकर के वगैरह वगैरह काफी कुछ बातें थी हवा में, लेकिन वो बातें सिर्फ हवा में थी। हमें भरोसा था कि धीरे धीरे करके सुधार होगा और वो हमें दिख रहा है अभी। तो निवेशित रहे, लेकिन लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे तो करीबन 480 तक के लक्ष्य विप्रो के, उस स्तर के आसपास जाकर के मैं अगर चाहे तो ये मुनाफा समेट सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहे। तो 480 तक के लक्ष्य तक पहुंच के अगर आप मुनाफा रखना चाहें तो आप बने रह सकते हैं इसमें, यहाँ पर बेहतर राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और खास सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर आने को तैयार, और ये है ऑप्शन का चैंपियन। और तनीषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितलेश जी नमस्कार, बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे एक बेट लेना चाहता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के 970 रुपए के कॉल के ऊपर। इसमें कंडीशनल बाय होगा। 19.50 रुपए का लेवल अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तभी इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है। अभी ये 17-18 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 19.50 रुपए जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पे आपको बाइंग करना है। 16 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और टारगेट ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 26 रुपए का हमारा टारगेट होगा। ये ट्रेड सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नितलेश आपका इस अहम जानकारी के लिए, इस अहम रणनीति के लिए। नितलेश पावस्कर की ऑप्शन की रणनीति 980 की आईसीआईसीआई बैंक की कॉल आज के लिए 19.50 का लेवल ध्यान रखें। लक्ष्य 26 रुपए तक, स्टॉप लॉस 16 रुपए मेंटेन करें। अधिकतम मुनाफा 4000 तक का, अधिकतम नुकसान यहाँ पे 1800 तक के आपको हो सकते हैं। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़े, उससे पहले आपको बता दें कि वायदा बाजार में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है ट्रेडिंग में, तो बहुत सोच समझ कर निवेश करें और तमाम बातों का खास ख्याल रखें। ये डिस्क्लोजर आपके लिए। चलिए अगले दो दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं, और ब्रजेश कुमार हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। IRB इंफ्रा के इनके पास 1400 शेयर हैं, 26 रुपए के स्तर पे इन्होंने खरीदा। IRB इंफ्रा, ब्रजेश कुमार, और बहुत ही शानदार लेवल पे इनकी खरीदारी, और यही वजह है कि यहाँ पे मुनाफा होता है। अमोल बताएं IRB इंफ्रा में आगे क्या नजरिया बन रहा है आपका? आई थिंक ये स्टॉक काफी कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प रैली में कन्वर्ट हो गया था, और अभी एक ब्रेकआउट लेवल के पास है। बट नो डाउट क्या अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक हायर लेवल पे, बट ये एक टेम्पररी पॉज ही लग रहा है। कहीं भी बड़ा रिवर्सल स्टॉक में अभी या चार्ट्स में नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो आई थिंक ये टेक्सचर जो बना हुआ है पॉजिटिव वो कंटिन्यू रहेगा, और एक माइनर करेक्शन आ सकता है। बट एज लॉन्ग एज स्टॉक 32 और 3250 के ऊपर रहता है, आई थिंक स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा, और ऊपर में 37 और 40 तक के भी जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। इंफ्रा में निवेशित रहने की सलाह है अमोल की तरफ से। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक को हम जोड़ेंगे राजकोट से। हिना हमारे साथ है। हिना नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हाँ सर, मेरा शेयर है ना एरोफ्लेक्स है, और वो 500 क्वांटिटी है, 172 के रेट पे है। 172 के भाव से आपने लिस्टिंग के बाद लिए हिना ये शेयर? हाँ, उस दिन ही ली हूँ। अच्छा, उसी दिन आपने लिए। ठीक है, थोड़ा सा जोखिम वाला काम होता है। अगर करीब 80-90% ऊपर ये लिस्टिंग हुई थी जहां तक मुझे याद है, और 190 रुपये लिस्टिंग का इसका भाव था एरोफ्लेक्स का, और आपने थोड़ी सी गिरावट पर आपने लेने की कोशिश की, लेकिन शेयर और नीचे आ गया। अभी 155 रुपये के आसपास का भाव है। ये थोड़ा सा ना रिस्की होता है, थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी चाहिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो मान के चलिए कि लिस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो पहले दिन ना थोड़ा छोड़ना चाहिए, उसके बाद थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही शेयरों को हाथ लगाना चाहिए। बहरहाल आपके लिए राय ज़रूर लेंगे। गौरांग सर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन, शानदार लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर में ये शेयर, 155 का भाव। निवेशित रहें या फिर कोई और राय होगी आपकी? अभिषेक, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मेरे ख्याल से हम कई बार निवेशकों को राय देते हैं कि
लिस्टिंग की जो एक परिभाषा है ना वो अब बदल चुकी है, क्योंकि काफी लोग ये देखते हैं कि लिस्टिंग होती है, स्टॉक करीबन 40-50%, 100% ऊपर चला जाता है और लिस्टिंग के बाद फिर मुनाफा वसूली की चपेट में आता है। लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन्स के लिए निवेश करते हैं और लेवरेज पोजीशन लेते हैं। तो हम अक्सर राय देते हैं कि आपको थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वो लिस्टिंग होने के बाद निरंतर ऊपर ही चला जाएगा स्टॉक, कभी ना कभी उसको नीचे आना है, और वही हुआ। इस पर हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकेंगे, आपसे क्षमा चाहेंगे अभिषेक, क्योंकि कवरेज नहीं थी लिस्टिंग का, आईपीओ की भी कवरेज नहीं निकाली थी और उसके पश्चात भी। लेकिन सावधानी रखिए आप, इस प्रकार से आप अगर जोखिम वाला काम करते हैं तो बहुत बड़ा जोखिम हो जाता है ये, और आप हो सकता है आपकी पूंजी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बिल्कुल, तो एरोफ्लेक्स में यहाँ पर सतर्क रहने की आपको ज़रूरत। चलिए बढ़ते हैं आगे। सतीश हैं अहमदाबाद गुजरात से। सतीश गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। जी पूछें अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास में 2 शेयर हैं अलग अलग। एक तो है ज्योति रेजिन लिमिटेड 60 शेयर एट द रेट ऑफ 792, और दूसरा है लॉयड मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 125 शेयर एट द रेट ऑफ 173। ठीक है, चलिए कोई खास नजरिया इन दोनों स्टॉक्स पे? आप आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक तो है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बना रहा हूँ या फिर ठीक है। चलिए सबसे पहले जरा हम ज्योति रेजिन्स पे आपसे राय ले लेते हैं। अमोल बताएं, बहुत ही शानदार लेवल पर इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की है। इस वक्त स्टॉक जो है वो 1700 के ऊपर। जरा बताएं इसमें क्या करना चाहिए? जी एक्चुअली ये मैं स्टॉक ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं कर। ठीक है। चलिए लॉयड मेटल पे बताइए। 125 स्टॉक है इनके पास और 173 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। ये भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो लंबी अवधि का नजरिया चाहते हैं। क्षमा चाहता हूँ, बट लॉयड भी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो चलिए लॉयड एक बार गौरांग सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉयड मेटल और ज्योति रेजिन्स, इसमें से कोई स्टॉक जो आप ट्रैक करते हो जिसपे नजरिया आप दे सकते हो? प्रशांत, हम क्षमा चाहेंगे, हम दोनों में से कोई भी ट्रैक नहीं करते। चलिए तो फिलहाल हमारे दोनों एक्सपर्ट इन दोनों ही स्टॉक को ट्रैक नहीं करते, तो आपसे माफी चाहेंगे, इस पर किसी तरह की राय हम नहीं दे सकते फिलहाल। फिर लगाकर 19,930 के ऊपर कर रहा कारोबार, और निफ्टी बैंक भी बहुत तेज तो नहीं लेकिन स्थिर जरूर है। 215 अंक ऊपर इस वक्त है, और जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है, और सिर्फ 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। इंडसइंड बैंक तकरीबन 1% की नरमी आज दिखा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो तेजी वाले शेयर हैं उसमें आप देखिए अडानी पोर्ट्स 4.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहां पर तकरीबन 1.5% के आसपास की मजबूती है, और ये मजबूती इस वजह से आई है क्योंकि प्रमोटर्स का जो कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनियों को लेकर वो बढ़ रहा है, और प्रमोटर ग्रुप लगातार अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। कल भी निवेश बढ़ने की खबर आई है, उसके चलते ये तेजी आज हम देख रहे हैं। जरा इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, किन कंपनियों के जरिए हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और अब हिस्सेदारी कितनी हो गई है प्रमोटर्स की इन कंपनियों में? जी बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और यहाँ पे 2 कंपनीज हैं अदानी ग्रुप के जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। अब सबसे पहले अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें तो पहले जो था इनका स्टेक और 70% से नीचे था, ऑलमोस्ट 72% स्टेक हो गया है। अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 63% स्टेक पहले था और अब जो है बढ़ के 65% हो गया है। अब थोड़े डिटेल्स में जाते हैं कि ओवरऑल जो इनकी जो प्रमोटर कंपनीज़ हैं कब से कब तक उन्होंने बाइंग की है। अब देखें तो ऑफकोर्स कैंपस ट्रेड और इन्फाइनाइट ट्रेड जैसे जो प्रमोटर एंटिटीज़ है उन्होंने ऑलमोस्ट 21 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक जो है आपका बाइंग देखने मिली है। इसके अलावा जो रिसर्जेंट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या आप कह सकते हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट जो है अदानी पोर्ट्स में 1% से ज़्यादा का कर दिया है। 14 अगस्त से 8 सितंबर तक जो है यहाँ पे आपको ओवरऑल बाइंग देखने मिली है। ओवरऑल अब देखें तो अगस्त में जो थे उनके हिस्सा जो था ऑलमोस्ट
आप कह सकते हैं 67.65% था, वहाँ पे भी जो है प्रमोटर बाइंग देखने मिली थी और लगभग 70% का जो है स्टेक देखने मिला है। लेकिन ओवरऑल जो है हम बताते हैं कि अदानी ग्रुप के प्रमोटर के निवेश कितने हुए हैं और हिस्सा जो है लिया गया है रिसेंटली। और ऑफकोर्स यहाँ पे देखेंगे दो अहम नाम आते हैं सामने, अदानी एंटरप्राइज के कैंपस ट्रेड और इन्फाइनाइट, जहाँ पे हिस्सेदारी लगभग 2% की बढ़ी है। यहाँ पे ब्रेकअप आया है। अदानी पोर्ट्स में भी जो है आपको देखें उनके दो प्रमोटर ग्रुप आर्म्स ने भी जो है 2% से ज़्यादा का जो है स्टेक बढ़ाया है। लेकिन जो है प्रमोटर स्टेक तो बाइंग हुई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वो है GQG पार्टनर्स है, उनके निवेश की जो है भरोसा बढ़ाया है बाजार में और ऑफ कोर्स प्रमोटर बाइंग भी आई है। अदानी पोर्ट्स में पिछले महीने लगभग 5% की हिस्सेदारी लिए थे और अब देखें तो आप कह सकते हैं 10 अदानी ग्रुप कंपनियों के बीच में 5 में जो है GQG अभी तक ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। 16 अगस्त से जो है अदानी पावर में लगभग 7.7% स्टेक की जो है एक्विजिशन किए हैं और पहले अगर देखें तो अदानी एंटरप्राइज में 5% से ऊपर और अदानी ग्रीन में 6.5% से ऊपर जो है हिस्सा लिया गया है। अदानी ट्रांसमिशन में भी जो है GQG पार्टनर्स ने लगभग 2.5% की हिस्सेदारी की खरीदारी की है। तो हमने बात की प्रमोटर्स की बाइंग की, अब GQG पार्टनर्स की, लेकिन ओवरऑल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो निवेश देखने मिले हैं यहाँ पे 3 बड़े अहम नाम आते हैं। GQG लगभग 40,000 करोड़ निवेश किए हैं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। इसके अलावा कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी देखिए 4,000 करोड़ के ऊपर का जो एक्सपोजर आया और आपके बेन कैपिटल में भी ऑलमोस्ट 1,440 करोड़ का एक्विजिशन किया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो निश्चित तौर पर बड़े निवेशक कंपनी में जब आए हैं उसके बाद से आम निवेशक का भी भरोसा बढ़ा है और अब प्रमोटर भी स्टेक बाइंग करके ये संकेत दे रहा है कि वो अपनी कंपनी को लेकर उनका जो रुख है वो सकारात्मक है। और 400 रुपए के नीचे का भाव हो गया था अडानी पोर्ट्स का, लेकिन उसके बाद आप देखिए लगातार तेजी, अब डबल से भी ज्यादा। और जो इसके 52 वीक हाईज है जहां से शेयर करेक्ट हुआ था हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स के बाद, अब उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और हमने बार बार ये कहा था, तमाम एक्सपर्ट भी बार बार ये कह रहे थे कि अडानी पोर्ट्स को लेकर दिक्कत नहीं है, कारोबार सॉलिड है। अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर भी दिक्कत नहीं है, अंबुजा को लेकर दिक्कत नहीं है। तो 3-4 कंपनियां थी जिनके सेहत को लेकर कोई सवाल नहीं थे और ये चीज हमने फिर प्रदर्शन में देखी है। और अब अडानी एंटरप्राइजेस देखिए 1.25% मजबूत है, 2,500 रुपए का ये शेयर हो गया है, 2,550 रुपए का, 864 रुपए का अडानी पोर्ट्स हो गया है। गौरांग सर, लगातार तेजी हमने अडानी ग्रुप के शेयरों में देखी है, खासतौर से अगर अडानी पोर्ट्स के बारे में और अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं, अगर क्योंकि रिकवरी इसमें ठीक ठाक रही है, क्या सलाह आप देंगे? एक तो सलाह उनके लिए जो उम्मीद में होल्ड करके बैठे रहे, अपना धैर्य दिखाते रहे, वो क्या करें? और दूसरे वो जिन्होंने कि 400 रुपए पर एंटर किया अडानी पोर्ट में, जिन्होंने 1,200 रुपए पर एंटर किया अडानी एंटरप्राइजेस में, उनके पैसे डबल हो गए, वो क्या करें अब? अभिषेक, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारी कोई कवरेज है नहीं अडानी ग्रुप कंपनी या फिर अडानी समूह की कंपनी पर। मेरे ख्याल से सिर्फ एसीसी पर कवरेज है, अंबुजा, माफ कीजिएगा, अंबुजा पर कवरेज है और सीमेंट बनाने वाली कंपनी, वहां पर हमारी कवरेज है, वहां तक ही सीमित है हमारी टिप्पणी। बाकी अन्य कंपनियों पर, अडानी समूह की कंपनियों पर हमने कोई कवरेज ना तो पहले निकाली थी, ना तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद, और ना तो अब। लोगों को अपनी जोखिम झेलने की क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए शेयर बाजार में। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं। कोई बात नहीं, अमोल से एक बार जरा टेक्निकल चेक कर लेते हैं कि ये जो तेजी बनी है, क्या तेजी पर कोई ब्रेक लगेगी या फिर ये रफ्तार जारी रहेगी? कहां तक के स्तर चार्ट्स पर उनको दिख रहे हैं? अमोल बताइए। आई थिंक इस ओवरऑल अगर अडानी पोर्ट्स में प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि हायर बॉटम फॉर्मेशन है चार्ट पे। हमारा व्यू वैसे अभी न्यूट्रल ही है, बट टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर वोलाटाइल है बट 834 अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो 834 एक बेस लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर रहता है तो आई थिंक 870 875 तक ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रह सकता है। सो ओवरऑल बुलिश ही है। बिलो 834 थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस शॉर्ट टर्म में लग रहे। चलिए, तो ये है अडानी पर राय, यहां पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगले जो हमारे दर्शक हैं राजेश जोशी, और इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और इनके पास J&K बैंक के 300 शेयर हैं, 40 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया है और बहुत ही खास लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है, अच्छी खासी खरीदारी की है, इसलिए यहाँ पर उनको अच्छा फायदा होता हुआ। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। गौरांग सर, J&K बैंक का कोई खास नजरिया बनता हुआ? तो हमें क्षेत्र के आधार पर वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है प्रशांत, लेकिन J&K बैंक के ऊपर कवरेज नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ समय पहले कुछ खबरों को लेकर के काफी नकारात्मक परिस्थिति इस पर बनी थी। तो हमारी राय में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक जैसी बैंक हमें ज्यादा पसंद आती है। इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, चाहे तो परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक ऐसे शेयर पर आपसे राय जानना चाहेंगे गौरांग, जिस पर अब उम्मीद करते हैं कि आपकी कवरेज होगी। शाम का सवाल आया है ट्विटर से और इनके पास है SBI के शेयर 500 की संख्या में 574 रुपए के भाव पर, और दूसरा शेयर है टाटा मोटर, 300 शेयर हैं 648 के भाव पर। टाटा मोटर थोड़े से ऊपर, SBI हम देख रहे हैं कि इनके भाव से अब थोड़ा सा 15-20 रुपए ऊपर आ गया है ये शेयर। ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों शेयर आपके कवरेज लिस्ट में होंगे गौरांग जी, और इस पर आपसे सलाह भी चाहेंगे। अब अभिषेक, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कवर करें स्टॉक्स, लेकिन NSE BSE में होता क्या है कि 6000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं पूरे ब्रह्मांड में। अगर आप देखें तो 6000 लिस्टेड स्टॉक्स है और इतना कवरेज रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो पीछे का दिमाग दिया है भगवान ने वो काफी सीमित है वहां पर इतना डेटा फिट नहीं होता है तो ये दोनों के ऊपर कवरेज है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 740 का लक्ष्य, अगर मेरी याददाश्त सही है तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। टाटा मोटर मेरे ख्याल से एक ऐसा स्टॉक है अभिषेक जो किसी को हाथ नहीं लगाना था, अनटचेबल कहते हैं ना, वैसा बन गया था, अछूता बन गया था। 180, 200, 250 हुआ, 380 तक भी हमने लोगों को जबान घिस गई हमारी बोलते बोलते कि नहीं निवेश कीजिए, अच्छी कंपनी है, सुधरेगी, दिन सुधरेंगे इसके। और अभी देखिए मेरे ख्याल से एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मर। तो जब किसी ने साथ नहीं दिया था तब भी हम इसके साथ खड़े थे, टाटा मोटर के साथ, और आज जब सभी साथ खड़े तो हम सबसे आगे खड़े हैं। डेट जीरो करने की बात करी है, नए लॉन्चेस को लेकर के काफी उत्साह है। जैगवार लैंड रोवर जो कि हाई मार्जिन वाली गाड़ियां हैं, वो उसकी बिक्री काफी अच्छी हो रही है, ग्लोबल सेल्स, और कमर्शियल व्हीकल में भी मेरे ख्याल से काफी तीव्र गति हो रही है। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से करीबन 800 तक के लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टॉक पर बेहतर नजरिया और आगे के लिए अच्छे संकेत। बढ़ते हैं आगे। मुरलीधर हैं पुणे से, और व्हाट्सएप के जरिए मुरलीधर ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और इनका सवाल धानी सर्विसेज पर है। 1200 शेयर इन्होंने लिए 158 के भाव पे, काफ़ी ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है ये स्टॉक इन्होंने, और अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। चलिए अमोल बताएं, धानी सर्विसेज क्या करना चाहिए? धानी वैसे तो मैं आई एम सॉरी बट मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ ये स्टॉक, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। गौरांग सर, आप धानी सर्विसेज पे कोई राय देंगे? देखिए प्रशांत, खरीद का भाव क्या था इनका प्रशांत? 158 अभी 43 रुपए पे है। विशेष टिप्पणी यहाँ भी नहीं करेंगे प्रशांत, लेकिन मुरलीधर जी को ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर आपने 150 के आसपास लिया है या 160 के आसपास लिया है, और अगर 42-43 का भाव चल रहा है, तो आपको ये प्रश्न जो है वो सही समय पर पूछना चाहिए। आपकी जो पूंजी है वो इतनी बुरी तरीके से सफा हो जाए उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, किसी भी निवेश की मैं बात कर रहा हूं प्रशांत। कोई भी निवेशक इतना बिल्कुल ध्यान रखे, क्योंकि एक बार अगर आपकी 70-80% अगर आपकी पूंजी साफ हो जाती है, तो उस पूंजी को फिर से लौट करके उस स्तर पर आने के लिए आपके निवेश को बहुत समय लगता है, और कुछ कारण होते हैं कि इतना बड़ी गिरावट आती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। शेयर बाजार में आप जब निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए और अनुशासन रखना चाहिए। विशेष रूप में धानी सर्विसेज, मुझे तो पता भी नहीं है कंपनी क्या करती है, क्षमा चाहता हूं, कवरेज नहीं है।
ठीक है, अदानी सर्विसेज पर ये व्यू सलाह आपके लिए, बस एक कॉशन इसको हम कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से तरुण। तरुण नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर, मैं ट्राइडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। ट्राइडेंट में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूँ। ट्राइडेंट भाव क्या है सर आपका? अभी मैंने 43 पे खरीदे हुए हैं 250 शेयर। 43 पर 250 शेयर, 250 शेयर है इनके पास हैं 43 पर ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट हमने देखा कि काफ़ी लंबा समय बिताया अमोल, इसने 28, 30, 32 की रेंज में, वहाँ से ये थोड़ा चलना शुरू हुआ, लेकिन फिर से इस पर एक कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगता दिख रहा है। आज की अगर सत्र को देखेंगे तो जहाँ पर शुरुआत हुई थी वहाँ से देखिए शेयर ये कमज़ोर हो गया है। हालांकि हमारी जो टेक्सटाइल वाले कंपनियों से बातचीत हो रही है उसके आधार पर ये निकल के आ रहा है कि अब मांग भी ठीक ठाक है और कहीं ना कहीं एक प्राइसिंग वाला जो प्रेशर था, जो दिक्कत थी ना, वो भी दूर होती हुई दिख रही है। हालांकि ट्राइडेंट में हमने ना 60, 65, 70 के भी भाव देखे हुए हैं और एक समय था कि ये 5% सर्किट पर लगातार चलता था, सीढ़ियाँ बन जाती थी इसमें, फिर वो नीचे की सीढ़ियाँ बनी, अब 40 रुपए के आसपास के भाव है। यहाँ से चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं इसके? जी, आई थिंक अगर हम वीकली देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद स्टॉक करेक्शन में करेक्शन अभी दिख रहा है। स्टॉक में 3-4 दिनों से प्रेशर में है, बट शॉर्ट टर्म में ही है। शॉर्ट टर्म में और थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में आ सकता है। अगर थोड़ा मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है 39 और 3850 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स स्टॉक के लिए है। अगर वहां पे एक करेक्शन खत्म होता है तो स्टॉक में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली, जो टेक्निकल बाउंस बैक बोलते हैं, वो आने के चांसेस काफी ब्राइट है। बट फिर भी ऑन द हायर साइड एक 42 और 43 जहाँ पे डबल टॉप हम बोल सकते हैं, ये एक वहां पे एक रेजिस्टेंस स्टॉक ले सकता है। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड होने के चांसेस काफी ब्राइट है। ऑन द फ्लिप साइड मैं बोलूंगा कि 3850 के नीचे के अगर क्लोजिंग आने चालू हो गए या उसके नीचे गया तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है। तो अमोल करना क्या है इसमें, मतलब आपको अगर कोई उम्मीद हो कि शेयर यहां से चलेगा तब तो होल्ड करके रखें ये, अदरवाइज कोई और बेहतर शेयर बता दीजिए अगर लगता है कि संभावनाएं नहीं है तो। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3850 का तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, आई नो दैट, बट स्टॉक वोलाटाइल है और स्टॉक का नेचर काफी वोलाटाइल है और बाउंस बैक भी काफी शार्प है। तो 3850 और 39 एक प्रॉमिसिंग स्टॉप लॉस लेवल रहेंगे उनके लिए। अगर वो मेंटेन करते हैं तो ऊपर में 42 और 43 आने के चांसेस स्टॉक्स में काफी ब्राइट। ठीक है, तो आपके भाव आने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन 42-43 तक शायद एक बाउंस बैक इसमें आ जाए, लेकिन आप 38.5 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल चाहें तो बने रहिए, लेकिन क्लोजली इसको मॉनिटर जरूर करते रहिए। एक छोटा रोहन ने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के इनके पास 400 शेयर हैं, 150 के भाव पे लिया हुआ है और आज हम देख रहे हैं कि 14.25% ऊपर इस वक्त स्टॉक, और न सिर्फ आरवीएनएल बल्कि तमाम रेलवे स्टॉक में आज तेजी जारी है। G20 में जो कॉरिडोर को लेकर तमाम समझौते और एक विजन बना, उसका असर आज रेल स्टॉक पर नजर आता हुआ। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। गौरांग सर, आरवीएनएल पे खास राय, 150 की खरीदी है फिलहाल। आज हम देख रहे हैं कि 15% स्टॉक इस वक्त तेज। प्रशांत, क्षेत्र के ऊपर राय दे देता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक तो टिप्पणी करना मुश्किल होगा क्योंकि कवरेज नहीं है, और रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत ही बेहतर रुझान होगा क्योंकि ऑर्डर बुक उतनी मजबूत हो जाएगी इनकी। रेलवे मंत्रालय के तरफ से भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। भारतीय रेल की छवि बदल रही है। वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, जो एक्सप्रेस और सुपर फास्ट गाड़ियां हैं, उनकी गति बढ़ा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस देख लीजिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स देख लीजिए, और जो पुराने कोचेस थे उनको रिप्लेस किया जा रहा है। हमारा ये मानना है प्रशांत के जिस प्रकार से डिफेंस क्षेत्र ने रुझान दिया है, समय लगा क्योंकि नीतियां बदली थी 3 से 4 वर्ष पहले और अब उसका परिवर्तन दिख रहा है। शायद आपको ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, रेल से जुड़ी हुई कंपनियां और ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां, ये जो बाकी और जो 3 सेक्टर हैं,
ये शायद रिलेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनमें जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वहां पर अगर आपका निवेश है लंबी अवधि के लिए तो आप बने रह सकते हैं। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से सैयद हमारे साथ हैं। सैयद जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? सर नमस्ते सर, मेरे पास यूको बैंक शेयर 1400 शेयर है सर, 33 रुपीज पे। ये लास्ट ईयर दिसंबर से मैं होल्ड करता हूँ सर, अभी और भी होल्ड करना चाहता हूँ सर। ये आगे जाने का है सर, मैं तो पीछे जाने का। ठीक है, यूको बैंक के शेयर हैं, ठीक है, 1400 शेयर हैं 33 रुपए के भाव पर। छोटे मझोले बैंकों को हमने हाल फिलहाल देखा है, आपसे राय इस पर चाहेंगे गौरांग सर। ये शेयर चलते हैं, चल के फिर रुकते हैं, फिर उसी स्पीड से गिरते हैं, वो चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, यूको बैंक हो, कहानी कमोबेश एक सी रही है। और इनकी 33 की खरीद है, 36 रुपए के आसपास है, क्वांटिटी ठीक ठाक है, 1400 की क्वांटिटी है। आप कुछ बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं क्या? हालांकि एक परिवर्तन तो हुआ बैंकों में, वो ओवरऑल हुआ कि क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट रही है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि एनपीएज सरकारी बैंकों में अब ठीक ठाक उसमें कमी आई है, एसेट क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है। कोई स्ट्रक्चरल परिवर्तन जिसके दम पर ये शेयर और चलेंगे, आप कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? तो ये दाम कम रहने का कारण ये है कि नतीजे जो आते हैं अभिषेक इन सब छोटी सरकारी बैंकों, वो साल में 4 तिमाहियां होती है। एक तिमाही अच्छे आते हैं और फिर 3 तिमाही जो है पूरे ध्वस्त हो जाते हैं क्योंकि नतीजे बहुत बुरे आते हैं। और इसी वजह है कि शेयर के दामों में आप इतनी सुस्ती देख रहे हैं या फिर कम सीमित दायरा देख रहे हैं आप। हम सरकारी बैंकों में जो हमारी पसंद है वो पीएनबी से शुरू करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और ये बता रहे हैं कि 1 साल पहले निवेश किया था। तो एक सिंपल, एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर आपने इस बैंक में निवेश न करते हुए अगर आपने बाकी अन्य जो मैंने नाम लिए हैं वहां पर निवेश किया होता तो शायद आपकी पूंजी में इससे ज्यादा वृद्धि दिखाई देती होगी। और एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपने 1 साल पहले जो निवेश इसमें किया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आपने पैसे निवेश किए तो मेरे ख्याल से 2 गुने हो जाते अब तक, क्योंकि 1 साल पहले मेरे ख्याल से करीबन 40 या 50 का दाम था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये देखिए परिवर्तन कैसे आता है, नतीजों में सुधार होता है तो परिवर्तन आता है। अगर नतीजे सुस्त रहते हैं या फिर उम्मीद पर नहीं खरीद होते तो दाम वैसे ही रहते हैं। तो विशेष टिप्पणी तो यूको बैंक में नहीं करूंगा, लेकिन जो सरकारी बैंक के नाम लिए वहां पर ये परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर अभी जो मैंने नाम लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा विकल्प है। तो ये आपको बेहतर राय मिलती हुई आपके स्टॉक पर भी और इसके साथ ही तमाम जो विकल्प है वो आपको सुझाए गए। बढ़ते हैं आगे। शुभम है महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़े। शुभम नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर। हेलो जी जी, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास एक्चुअली सेंट्रल बैंक के शेयर है। 33 रुपीज से मैंने 6000 से शेयर बाय किए थे। ऑलमोस्ट अभी 7-8 महीने हो गए हैं। और मैं जानना चाहता हूँ सर कितने दिन तक मैं अभी मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? बिल्कुल, प्रॉफिट और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बम्पर प्रॉफिट आपको हो रहा है, उसके लिए आपको बधाई। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। अमोल, क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक में 33 रुपए के लेवल पर खरीदा है, क्वांटिटी अच्छी खरीदी है, आगे का नजरिया चाहते हैं। आई थिंक ये क्वार्टर अच्छा चला है स्टॉक, 37-38% तक रैली किया है स्टॉक ने। और अगर मैं फॉर्मेशन भी देखता हूँ तो काफी डेली और वीकली चार्ट्स पे, दोनों चार्ट्स पे प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो स्टॉक एक मोमेंटम जो पकड़ा है स्टॉक ने उसको कंटिन्यू कर रहा है। थोड़ा सा मैं मीडियम टर्म का व्यू दूंगा। अगर 36 और 35 ये लेवल्स जो है स्टॉक के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रैली के बाद एक वहां पे सपोर्ट्स दिख के आ रहे हैं। वो अगर मेंटेन करता है तो शॉर्ट टर्म की और मीडियम टर्म दोनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस काफी ब्राइट है। और 45 इवन 50 तक भी जाने के चांसेस काफी ब्राइट है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, बट 35 और 36 ये सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे स्टॉक के लिए।
35 और 36 रुपए पर सेंट्रल बैंक के लिए मजबूत सपोर्ट है, निवेशित रहने की इसमें सलाह है अमूल की तरफ से। व्हाट्सएप से अगला सवाल लेंगे और ये सवाल आया है उत्तर प्रदेश से फूल सिंह का, और इनके पास है निपॉन लाइफ इंडिया का 593 शेयर हैं 285 रुपए के भाव पर। कोरांग सर, आपसे व्यू चाहेंगे क्योंकि नैम का जो शेयर है पिछले कुछ दिनों से हम देखने की लगातार एक्शन में है, 52 हफ्ते की ऊंचाई पर तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने में ठीक ठाक इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तकरीबन 54-55% ये शेयर चला है। क्या सलाह आपकी होगी? थोड़े से ठीक ठाक भाव पर उन्होंने एंट्री की है, कुछ मुनाफा वसूल कर लें या फिर बने रहें अभी? अभिषेक, यहाँ पर भी कवरेज नहीं है, इसलिए हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहते हैं आपसे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अमोल, आपको राय देना चाहेंगे कहां पर इसका मजबूत सपोर्ट है, कहां तक शेयर आपको जाता हुआ दिख रहा है? ये तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक 36% ये साल में चला है, हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जब भी कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो ओवरऑल टेक्सचर बुलिश है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 320 325 का। उसके ऊपर अगर रहता है तो ये स्टॉक में आई थिंक 350 360 इवन 370 तक भी जाने के चांसेस है। सो टेक्सचर बुलिश ही है और पूरे चांसेस है कि स्टॉक उसका जो टेक्सचर है बुलिश वो कंटिन्यू करेगा गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो आगे के नजरिया बेहतर और पॉजिटिव, आगे भी स्टॉक के बेहतर करने के संकेत। चलिए, इसी के साथ शो में इतना ही। अपने दोनों खास एक्सपर्ट गौरांग जी और अमोल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत।